Hello student. In the previous lecture we discussed about the statistical equilibrium condition, and now we want to discuss about the relation between thermodynamical quantity entropy and mathematical quantity probability. तो इस लेक्चर में हम लोग यही प्रयास करेंगे कि थर्मोडायनेमिक जो क्वांटिटी है एंट्रोपी उसका रिलेशन प्रोबेबिलिटी से क्या है, इसको क्लासिकल साइंटिस्ट कैसे रिलेट किए हैं, इस रिलेशन का मीनिंग कितना आता है, कैसे यूज होता है किसी सिस्टम में, तो ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक कंटेंट के माध्यम से। और यह कंटेंट ही क्वेश्चन बनकर आता है। अब तक सभी पेपर्स में हर साल आया है ये क्वेश्चन कि एस इक्वल टू के लाग ओमेगा या के लाग डब्लू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नोटेशन। तो ये क्वेश्चन कभी प्रूफ दैट लिख देता है, कभी फाइंड द बोल्ट्जमान एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले टॉपिक जो पढ़े थे इक्विलिब्रियम कंडीशन, उसी का यूज करके सॉल्व करते हैं। और भी मेथड्स हैं, सबसे यही मिलता है। तो देखिए एक कंटेंट लिया जाएगा जिसका नाम होगा बोल्ट्जमान्स एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन। तो बोल्ट्जमान्स एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन ये हर साल पेपर में आता है, कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें ये न आया हो, छोटा सा रिलेशन है। तो इसमें देखिए एक टर्म हम लोगों को डिराइव करना है। इन 1896 बोल्ट्जमान firstly represents a link between thermal quantity एंट्रोपी, जिसको एस से दिखाते थे हम लोग, एंड मैथमेटिकल क्वांटिटी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर W के टर्म में ली जाती है प्रोबेबिलिटी। ये रिलेशन जो आया सच एज, ये रिलेशन मिला है एस इक्वल टू के लाग डब्लू, इतना मिला है। वेयर के बोल्ट्जमान कांस्टेंट आप लोग शुरू से बचपन से यूज करते आए हैं, वही है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो ये एंट्रोपी इक्वल टू के लाग डब्लू है, प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी में रिलेशन, ये फाइंड करना है हम लोगों को। इसी को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमान्स एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन। एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी
रिलेशन कहलाता है। यही हम लोग इसको प्रूफ करेंगे पहले, उसके बाद इसका एप्लीकेशंस देखेंगे मैक्सवेल। इसके बाद हम लोग जस्ट आगे पढ़ेंगे, एक टॉपिक आएगा बोल्ट्जमान कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो उसमें इसको कैसे यूज करते हैं बोल्ट्जमान, और आप उस फार्मूला को पहले से भी पढ़े हैं, यहाँ पर भी पढ़ेंगे, प्रूफ करेंगे उसका कैसे आता है, और आगे भी इसका हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर पहले इसको प्रूफ करते हैं, तो इसमें हम लोग लेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम वी हैव स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन जो मिला है हम लोगों को, उसकी वैल्यू मिली है बीटा इक्वल टू 1/, एनर्जी के टर्म में आया था ये रिलेशन 1/del E log W E log था ऐसे WE, या इसी को हम लोग लिखे थे 1/, ये फार्मूला आया था W del W/del E का ही फंक्शन है ये, ऐसे लिख देते हैं। तो इतना भी इसको लिख सकते हैं बीटा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और ये दोनों में से किसी का यूज करते हैं तो ये टर्म मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर बीटा एक कांस्टेंट टर्म है ऑलरेडी, here beta is called microscopic bridges and it is reciprocal of energy, रेसिप्रोकल ऑफ एनर्जी ई, वेरिएशन ऑफ एनर्जी है लेकिन ई है, ये इसी पर डिपेंड कर रहा है। सो बीटा प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/E, या बीटा हम लोग यहाँ पर एक टर्म लेंगे, देखिए सिंस ई एनर्जी है और ये प्रोपोर्शनल होता है टी टेम्परेचर, क्योंकि E इक्वल टू सूत्र होता है 3/2 kT, तो एनर्जी सीधे टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर से हीट फ्लो होता है, तो इसका मीनिंग है टेम्परेचर। तो E प्रोपोर्शनल ले लिया जाएगा T, क्योंकि एक सूत्र है E इक्वल टू 3/2 kT क्लासिकल फिजिक्स में, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज में, तो E प्रोपोर्शनल T होगा। सो बीटा प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/T, इसके स्थान पर रख देंगे, या एक कांस्टेंट लेते हैं KT। अब यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ लिया जाएगा क्योंकि T के साथ ही रहेगा ये कांस्टेंट KT, तो इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन थर्ड, वेयर K इज कॉल्ड बोल्ट्जमान कांस्टेंट, यही K बोल्ट्जमान के नाम पर फेमस था, कई जगह आता है कांस्टेंट, तो ये हो गया बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो देखिए हम लोग यही लिए, ये रिलेशन 1896 में बोल्ट्जमान ने रिप्रेजेंट किया था थर्मल फिजिक्स में, उस समय वास्तव में स्टैटिस्टिक्स नहीं था,
लेकिन प्रोबेबिलिटी और थर्मल क्वांटिटी का रिलेशन था। 1900 ईस्वी में जोसिया बिलार्ड गिब्स ने स्टेटिस्टिक्स का यूज किया और उसके बाद ये सब टर्म लिंक होने लगे। तो पहले थर्मोडाइनेमिकल सिस्टम में ये पढ़ा जाता था, प्रोबेबिलिटी, थर्मल क्वांटिटी, तो उसको भी यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं और आगे चलकर स्टेटिस्टिक्स में ये ऐड होने लगा, सभी प्रॉपर्टी टैली करने लगी, तो एक सिस्टम बना दिया गया, एक सब्जेक्ट बना दिया गया, एक ब्रांच बनाया गया फिजिक्स का, स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो इसके कुछ टर्म जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें है तो बहुत कुछ, लेकिन अब जैसे आदेश है वैसा पालन करना है। तो यहाँ पर ये एक रिलेशन डिराइव किए और यह रिलेशन लिंक करता है टू क्वांटिटीज, एंट्रापी एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें से एक एंट्रापी है जो थर्मल क्वांटिटी है और एक प्रोबेबिलिटी है, मैथमेटिकल क्वांटिटी है, एक डायमेंशनलेस है, एक डायमेंशन फुल है। तो इसका वैल्यू इसके इक्वल आता है। तो हम लोग कभी कभी सीधे लिख देता है, प्रूव दैट एस इक्वल टू के log W वेयर सिंबल्स आर इन देयर यूजुअल मीनिंग्स। तो या कभी कभी दे देगा इसी में कि फाइंड बोल्ट्जमैन्स एंट्रापी प्रोबेबिलिटी रिलेशन। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसमें मान लिए पीछे का जो रिजल्ट हम लोग पढ़े कंडीशन, उसी का इन्होंने यूज किया और इस यहाँ पर एक दलील पेश किया कि बीटा जो है क्या है और किसके प्रोपोर्शनल होता है। फिर हमारा ई का रिलेशन टी से क्या है, जहाँ भी हीट का फ्लो होगा तभी एंट्रापी जो होगी आएगी। तो हीट फ्लो के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए हमारे पास कुछ ना कुछ, तो एनर्जी टेम्परेचर के रूप में कन्वर्ट कर दी जाती है यहाँ से। या तो कह सकते हैं हम लोग कि E इक्वल टू सीधे ये सूत्र ही रख दिया जाता है 3/2 kT के टर्म में ले लिया जाता है। तो यहाँ पर 3/2 kT भी रखते, जैसे कुछ लोग कहते हैं ये कांस्टेंट क्यों यहाँ रखा गया है, क्यों नहीं ऊपर, जैसे आप किसी चीज़ को इक्वेट करते हैं तो कांस्टेंट ले लेते हैं, तो इतना भी लिख सकते थे, लेकिन इतना हम लोग इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये रिलेशन है, ई की वैल्यू जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो ये के नीचे ही आ जाएगा और ये टर्म है कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो मीनिंगफुल टर्म क्या होंगे इसमें ये लिया जाएगा। तो देखिए ये फार्मूला काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के लिए लागू होता है, तो यहाँ से हम लोग केवल इसी फंक्शन को ले रहे हैं। ये वैल्यू काइनेटिक थियरी के परिकल्पना या एजम्पशन के कारण आता है। दूसरा सिस्टम लेंगे तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी, तो ये हम लोग के टी मीनिंगफुल टर्म को ही ले रहे हैं यहाँ पर, यही के कांस्टेंट है। अब देखिए इसका यूज हम लोग करते हैं, बीटा इक्वल टू 1/kT, तो यहाँ से एक निकालेंगे रिजल्ट, इसी को इक्वेशन मत लीजिए अभी। देखिए यहाँ से हम लोगों को वैल्यू मिलेगा 1/T इक्वल टू, ये हो जाएगा बीटा के या के इंटू बीटा, इतना लिख सकते हैं इसको। या बीटा की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 से ले लेंगे, इक्वेशन 3। यहाँ से हम लोग लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड से मिलेगा 1/T इक्वल टू के बीटा, तो के हो गया और बीटा की वैल्यू आया है डेल ई log, इसको हम लोग केवल W भी लिख सकते हैं, इतना के इक्वल है ये log W, ये एनर्जी का फंक्शन है तो एनर्जी लिख सकते हैं, इतना भी केवल लिख सकते हैं। अब इसका
वैल्यू इसके इक्वल आ गया। अब देखिए अगेन फ्रॉम definition of entropy we have, एंट्रोपी की डिफिनीशन होती है कि डेल एस इक्वल टू डेल क्यू अपन टी। तो इसको हम लोग डेल एस अपन डेल क्यू इक्वल टू 1/t इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डेल क्यू का मतलब है ट्रांसफर ऑफ हीट, और ट्रांसफर ऑफ हीट जो होता है ये एनर्जी होता है, तो इसको हम लोग मान लेंगे डेल्टा ई। डेल्टा ई इसी को एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी। जो पिछले लेक्चर में हम लोग ये पढ़े थे कि एनर्जी का ट्रांसफर होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो हीट का ही ट्रांसफर, वहाँ पर एनर्जी सीधे क्या बनेगी, हीट ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये हीट को एनर्जी के रूप में लिया जाएगा इसे। तो इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं डेल एस बाई डेल क्यू इक्वल टू 1/t, या डेल एस बाई डेल ई इक्वल टू 1/t। इसको मान लीजिए इक्वेशन आया था ये 4, तो ये हो जाएगा 5। 1/t के दो वैल्यू मिल रहा है, दोनों वैल्यू को इक्वेट कर दिया जाएगा यहाँ से, तो एक टर्म मिलेगा। तो कई मेथड से डिराइव होता है, एक ये भी मेथड है सिंपल, जिसको आप लिंक करके फाइंड कर सकते हैं। तो ये टर्म मिला हम लोगों को 1/t, और यहाँ भी मिला है 1/t। एंट्रोपी के टर्म में है ये, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एनर्जी। ये भी वही है, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन हीट। तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसी को कहा जाता है हीट। तो ये एक प्रकार की एनर्जी है, इसमें हम लोग एनर्जी के रूप में ले करके और रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोगों को एक सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 को कंपेयर कर देंगे, तो ये मिलेगा डेल एस अपन डेल ई इक्वल टू के डेल अपन डेल ई log, इतना लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो बोथ साइड को जब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा डेल एस अपन डेल ई, के कांस्टेंट है इंटीग्रल इतना लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा एस, और ये हो गया के log ओमेगा, प्लस कोई कांस्टेंट आता है तो उसका टर्म 0 हो जाता है मैक्सिमा कंडीशन में। तो के log ओमेगा ई है, या इसको हम लोग सीधे लिख देते हैं एस इक्वल टू के log ओमेगा, इतना लिख सकते हैं। यहाँ पर ओमेगा ई जो है इसको हम लोग सीधे ओमेगा
एनर्जी का फंक्शन है तो किसी चीज़ का फंक्शन रहेगा कभी न कभी। यहाँ पर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, कभी किसी पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कभी मोमेंटम, वेलोसिटी कोई लिया जाएगा तो उसी का फंक्शन बनेगा ये। तो यहाँ पर एनर्जी का ही फंक्शन रहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्विलिब्रियम में सेटिस्फाई कराई जाती है। तो S इक्वल टू के log ओमेगा आ जाएगा। तो यही हमारा रिलेशन लागू होगा, S इक्वल टू के log ओमेगा। तो ये होगा दिस इज रिक्वायर्ड result and called relation between entropy and probability। तो दोनों में क्या रिलेशन ये इस्टेब्लिश करेगा, रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। तो एक शार्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इतना अब इसका हम लोग यूज करेंगे। अगले टॉपिक में फिर बोल्ट्जमान का रिलेशन आएगा एक, तो ये टर्म आएगा। तो इसमें हम लोग अब एक टर्म यूज करेंगे, उस टर्म में एक लिंक है, रिलेशन है, फार्मूला है, जिसको आपके सामने दिखाया जाएगा कि कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। दोनों से आप लोग परिचित हैं, दोनों में रिलेशन क्या है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें स्याही थोड़ा डाल दीजिएगा, तो स्याही डाल दीजिए। तो इसमें एंट्रोपी है, प्रोबेबिलिटी है। जहाँ भी एंट्रोपी चेंज होगी, आप लोग पढ़े हैं कि इस दुनिया का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं तो यूज कहाँ करते हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहाँ पर ये यूज होगा, कैसे होगा। तो ये बेसिकली बनाया गया है थर्मोडायनेमिक सिस्टम को समझने के लिए। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन होता है मालिक्यूल्स का, गैस का, एनर्जी का। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होगा, जैसे आप पेट्रोलियम का यूज कर रहे हैं, टंकी में, गाड़ी के टंकी में पेट्रोल भरा गया है या डीजल भरा गया है या कोई भी फ्यूल्स लिया गया है, उसमें तो एनर्जेटिक वैल्यू है, उसको कार्बोरेटर तक आपको ले जाना है, डिस्ट्रीब्यूट कराना है। और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कराना है जैसे आप बाइक चलाते हैं, तो आप तो बाइक पर बैठ गए और यही अपेक्षा करते हैं कि ये कंटिन्यूअस काम करते रहे, तो वहाँ पर आपका एप्लीकेशन समझ में आ जाता है कि हम बाइक चला रहे हैं। लेकिन उस बाइक में जो आप आयल्स भरे हैं, इंजन काम कर रही है, वो भी कंटिन्यूअस आयल का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है कार्बोरेटर तक, उसके बाद वो जल रही है, एनर्जी दे रही है, तब आप उससे बाइक से जा रहे हैं। तो आपने तो ऊपर का पहलू देख लिया कि ये कंपनी से बनकर आ गया, लेकिन उसमें साइंटिफिक व्यू लगा है कुछ न कुछ। तो इंजन में अगर फ्लो कराना है एनर्जी का कि कैसे हम देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कौन कौन से सिस्टम लगेंगे, कितना समय में कितना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, आयल है तो आयल होगा, कोयला है तो कोयला होगा। तो ये सारी सिस्टम कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक वे में, जब आप इंजीनियर बनते हैं तो आप कंपनी का कोई सामान बनाते हैं तो आपको मैनुअल देना पड़ता है कि हमने इतना इसमें चीज़ लगाया, ये डाटा दिया, ये खर्च किया। तो वहाँ पर काइनेटिक थियरी बेसिकली कह दिया जाता है कि काइनेटिक थियरी आप गैसेज को समझने के लिए और बिहेवियर में, जैसे आइडियल गैस है तो न कभी मिलेगी ना आप उसे कोई काम करेंगे, तो वांडरवाल गैस के पास आए, वांडरवाल गैस कहता है कि ये प्रॉपर्टीज होगी, इसको हम बिहेवियर में देख सकते हैं। तो बिहेवियर में जो गैस है वो कैसे यूज हो रही है, जैसे आप गैस चूल्हा जला रहे हैं तो बर्नर दिया गया है, गैस की अमाउंट है, वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बर्नर के माध्यम से, और आप जला रहे हैं, उसको जला कर छोड़ दिए हैं कि इतना समय में ये काम हो जाएगा। पता चला कि उसको इरेगुलर ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए, कभी अधिक कभी कम, तो सिस्टम खराब हो जाएगा। तो हर जगह साइंस यूज होता है। अब जो लोग पूछ रहे हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, वो लोग पहले साइंस को ही बढ़िया से समझ लें कि आप साइंस को डेली यूज कहाँ करते हैं, किस रूप में करते हैं।
एक माइक बजाते हैं तो उससे क्या अपेक्षा करते हैं कि इसका साउंड कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो, हर लिसनर के पास जो उसके आसपास हैं वो कंटिन्यूअस जाए। उसका प्रोबेबिलिटी हर लिसनर को, अगर उस लिसनर के कान में दोष नहीं है, वो वहाँ कंडीशन होगा कि उसके कान में दोष है। माइक के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड में दोष नहीं है। अगर माइक में दोष है तो लिसनर में कोई दोष नहीं है, तो वहाँ पर यूज होगा ये। और इसका जब कंपनी देती है तो आप कोई सामान खरीदते हैं तो वहाँ इंजीनियर मैनुअल देता है, आपको डाटा देगा, सब रिकॉर्ड रहेगा, उसी को साइंस कहा जाता है। साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज। अब आपको यही नहीं पता है कि गैस से हम कौन कौन काम करते हैं, गैस का बिहेवियर एक दूसरे से कैसे डिफर होगा, कौन सी गैस मोर इनर्जेटिक होगी, कौन सी लेस इनर्जेटिक होगी। गैस का खोज हो रहा है रोज कहीं ना कहीं ज़मीन के नीचे, समुद्र में पता लगाया जा रहा है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, प्रीवियस नॉलेज से ये कैसे डिफर आ रही है, तो ये सब साइंस में यूज होता है। अब उस लेवल पर आपको पहुंचना है, ये आपका दोष है कि साइंस को आप क्या जो देख रहे हैं केवल उतना से ही नहीं साइंस है। अगर आपको कोई डाटा बनाने के लिए कह दिया जाए तो बेचैन हो जाते हैं कि क्या चीज़ खोजें इसके बारे में। रिसर्चर से पूछिए कि कैसे डाटा को कलेक्ट किया जाता है, सिस्टम बनाया जाता है। और बुद्धिजीवी, अपने से बुद्धिजीवी के सामने जब उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि नहीं हमने ये सिस्टम, तो कहता है कि ये तो पहले से ही हो गया है, इसको क्या बना रहे हैं, नया चीज़ खोजो, नया बनाओ। तो उस समय पता चलता है कि हाँ क्या चीज़ें हैं, कैसे है, कैसे हम बने हुए सिस्टम को समझने के बाद उसमें नया चीज़ ऐड करते हैं तो वही साइंटिफिकली परमिटेड होगा, मान्य होगा, अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं है। तो जो थियरीज है, क्लासिकल व्यू है, आप गैस क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ाया जाता है, उसका यूज क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा उस समय। कहेंगे कि कहीं ना कहीं यूज करते हैं हम लोग गैस है। जैसे आप एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, एटमॉस्फेयर में गैसेज डिस्ट्रीब्यूट है, कहीं ज़्यादा हीट है। अब जैसे आप मान लीजिए कि उसी को जम्मू कश्मीर के एटमॉस्फेयर में उड़ा रहे हैं, उसी को राजस्थान के एटमॉस्फेयर में उड़ा रहे हैं, तो दोनों के क्लाइमेट में डिफरेंसेज है। सिचुएशन क्या है, दोनों में समान रूप से एरोप्लेन ले जा सकते हैं। कहीं रेगिस्तानी इलाका है, कहीं गर्मी है, कहीं ठंडा बहुत है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेज क्या है, नेचर क्या है, नेचुरल सिस्टम में गैस एक मैटर का सब्सटेंस है और उस गैस से बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। उस कार्य को समझने के लिए, उस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आप जैसे लिक्विड है तो उसको गैस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे बाइक का एग्जांपल लिया गया तो बाइक में आप ऑयल देते हैं, एनर्जी है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं डिफरेंट पार्ट्स के माध्यम से, कार्बोरेटर तक ले जाकर आग लगाते हैं, जलती है। उसके बाद वो जब गैस हीट होती है जल करके तो एनर्जी देती है, गैस का एक्सपेंशन होता है, पिस्टन चलता है, पिस्टन से इंजन चलती है। तो आप उसको समझेंगे तो पता चलेगा कि ये सिस्टमेटिक बनाया गया है, ये वो आप रूपी कहीं से आया नहीं है, उसको सेट किया गया है। तो उसमें भी आपका आयल है, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले गैस बनाएंगे। तो गैस जो होगी मोर फास्ट चलेगी इन कंपेयर टू लिक्विड, और मोर फास्ट ऑपरेशन करेगी, जलेगी। गैस ही जल सकती है, लिक्विड डायरेक्ट नहीं जलेगा। तो वहाँ पर एप्लीकेशन आने लगेगा, कितना प्रेशर देंगे तो टंकी से ऑयल निकलेगा, बाहर जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो सब लोग पूछते हैं कि साइंस यूज क्या, तो साइंस का यूज किसी भी चीज़ का पहले नॉमेनक्लेचर जानते हैं, डिफाइन करते हैं, एप्लीकेशन पढ़ते हैं, तब वो यूटिलाइज होती है, तब वो समझ में आता है कि कहाँ पर है। तो इस तरह से परीक्षा देना, पास हो जाना पढ़ करके साइंस वही नहीं है। साइंस को 2 वे में पढ़ाया जाता है। एक स्ट्रीम डिग्री है बीएससी, एमएससी, इंटर, उसके बाद एक साइड डिग्री है बीटेक। बीटेक में भी ब्रांचेज हैं कि कौन सा इंजीनियर बनेंगे, कौन सा टेक्नीशियन बनेंगे, मैटर को कैसे आप सॉल्व करेंगे, डिवाइसेज कैसे बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। अब 3 स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज। उसमें से गैस एक इम्पॉर्टेंस पहलू में है इस नेचुरल सिस्टम में, जो बहुत कुछ कर रही है। उस गैस का कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए, मोशन समझने के लिए, उसका इमोशनल रिलेशन समझने के लिए, एनर्जी ट्रांसफ़र समझने के लिए,
आप किसको सर्च करेंगे? आपसे कह दिया जाए कि एक सिस्टम बनाइए तो आप बेचैन हो जाएंगे कि क्या खोजें, क्या लगेगा। 50 आदमी से पूछने निकलेंगे कि थोड़ा बताइए इसमें क्या होगा, क्या मीनिंग है। एक किताब से प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि लिखो, तो आप लोग 20 आदमी से पूछते हैं कि इसमें क्या लिखा जाएगा, क्या होगा। अगर कॉपी न दिया जाए तो शायद साल भर लग जाएगा एक प्रोजेक्ट तैयार करने। तो ये सब चीज़ें सर्च में है, और जो ये बनाई गई है कहीं ना कहीं आपके रिलेटेड है। अब आप उस रिलेशन तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं, ये सिस्टम का दोष नहीं है, नेचर का दोष नहीं है, ये आपके अप्रोच का दोष है कि आप कहाँ तक किसी चीज़ को समझे हैं, पढ़े हैं, कि गुणा भाग जोड़ घटा न करके पास होते गए हैं। तो आपका सिस्टम है आपका। अब यहाँ पर है कि हीट क्या है, हम लोग हीट को यहाँ पर एनर्जी के रूप में क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ डिफाइन किया गया है शुरू से ही, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट होगा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और वो एनर्जी के रूप में होगा। एनर्जी है तो हम लोग यहाँ पर ऐसे एनर्जी के रूप में ले लिए। अब यहाँ से रिलेशन फाइंड किया जा रहा है, तो ये क्या है, मैथमेटिक्स रिलेशन फाइंड हुआ है यहाँ पर। लेकिन अब एंट्रापी अगर प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है तो एंट्रापी कैसे चेंज होगी। तो यहाँ से यही मिलेगा कि जब K कांस्टेंट है तो S प्रोपोर्शनल टू, मान लीजिए ओमेगा लिख दिया जैसे, तो इसका मीनिंग क्या होगा। आप पढ़े हैं कि जब डिस्ट्रीब्यूशन वेज बढ़ेगा तो उस समय डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई आप पार्टी कर रहे हैं, उसमें 10,000 लोगों को खिलाना है और 10 लोगों को खिलाना है, तो 10 लोगों को आराम से आर्डर में बैठा कर आप खिला देंगे। जब 10,000 की भीड़ होगी तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन वेज आपको बढ़ाना पड़ेगा, कुर्सी में जो भी सिस्टम है वो बढ़ाएंगे तो एंट्रापी बढ़ जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है कि आप इसको एक जगह यूज करते हैं तो वही सही है, हर जगह सही होगा। इसी तरह से आप कोई एक मोल गैस यूज करते हैं और दिन भर गैस का ही फ्लो करा रहे हैं, गैस के सिलेंडर, जब जन्म लेते हैं तभी से ऑक्सीजन का सिलेंडर नाक में घुसने लगता है, बड़े होते हैं तो भोजन बनाने के लिए सिलेंडर यूज करने लगते हैं। तो मरते दम तक आपको कोई ना कोई डिवाइसेस के टच में रहना है। वो टचिंग क्या है, कहीं ना कहीं आप सैनिटाइजर करते हैं किसी चीज़ को, तो सैनिटाइजर में भी आप क्या ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। तो कितना स्प्रे करेंगे तो कितना वो गैस या वाष्प के रूप में या फव्वारे के रूप में बाहर निकल रहा है। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़ जाएगी। तो आपको जब BSc MSc करते हैं तो सीधे पढ़ाया जाता है, थियरी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स दिए जाते हैं। और एक इंजीनियर आपसे अधिक पढ़ता है तो उसको एक चीज़ ही पढ़ाया जाता है, क्यों, कि मोबाइल ही तुमको बनाना है, तुमको इंजन ही बनाना है, तुमको हेलीकॉप्टर ही बनाना है। एक डॉक्टर को एक ही रोग का स्पेशलिस्ट बनाया जाता है, तब जाकर वो एप्लीकेशन समझता है। और आप ऐसे राजा महाराजा का जीवन जीते हुए एप्लीकेशन समझ जाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा और चीज़ों को आपस में जोड़ना सीखना होगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। उस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए आपको भी मेहनत करना है, सिस्टम को समझना है, तो इससे सारी चीज़ें आएगी। तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं S = K log W। तो यहाँ से K कांस्टेंट है, log W है ये, इसी के अनुसार ये क्या होगा, चेंज होता रहेगा एंट्रोपी। तो इस फार्मूला से बोल्ट्जमान ने अगला जो सिस्टम बनाया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे, ये सब टर्म निकाले जाएंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा रिलेशन है जो फाइंड किया गया। अब इसका यूज करेंगे हम लोग। इसके यूज करने से पहले एक फार्मूला यूज होगा जिसको आप लोग पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। अब उसमें देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट क्या है।
यहाँ पर हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है जिस पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए फॉर ए मल्टीप्लिकेटिव सीरीज, मल्टीप्लिकेटिव सीरीज जैसे मान लीजिए कि n है, तो इसको हम लोग लिख दें n1 इंटू n2 n3 n4 डॉट डॉट nk के स्टेट तक अगर हम लोग जाते हैं तो के स्टेट तक जा रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव सिग्मा, ये बताया गया आप लोगों को i इक्वल टू 1 2 से लेकर कहाँ तक k तक, ये होगा n i, ये हो गया n, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में ही इसको लिया जा रहा है, तो ये मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये होगा log n इक्वल टू log i इक्वल टू 1 से k, ये होगा n i, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए अगेन फॉर ए मल्टीप्लिकेटिव सीरीज या टर्म्स n इक्वल टू n1 इंटू n2 n3 n4 डॉट डॉट nk, ये टर्म मिला है, इसी को लिया जा रहा है। अब इसका सीधे लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये होगा log n इक्वल टू log n1 log n2 log n3 प्लस डॉट डॉट log nk, इतना लिख सकते हैं। अब ये होगा log n इक्वल टू, इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं समेशन i इक्वल टू 1 से k log n i, तो ये एडिटिव सिग्मा के रूप में आ रहा है और ये मल्टीप्लिकेटिव सिग्मा के रूप में आ रहा है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का LHS सेम है, तो हम लोग कितना इसको लिख सकते हैं, तो log मल्टीप्लिकेटिव सिग्मा ये है n i इक्वल टू एडिटिव सिग्मा i इक्वल टू 1 से k log n i, तो इतना लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों सिग्मा में रिलेशन है, अगर कोई क्वांटिटी है ऐसे n i है, इसका log लेते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लिकेटिव सिग्मा से पहले का log एडिटिव सिग्मा के अंडर log में चला जाएगा। ये log यहाँ पर आउट ऑफ सिग्मा है और ये log यहाँ पर इनसाइड विथ सिग्मा है, तो ये दोनों में रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन एडिटिव सिग्मा एंड मल्टीप्लिकेटिव सिग्मा आपस में कैसे रिलेट होंगे,
तो जैसे आपको लेना है, मान लीजिए कि हम लोग कोई टर्म है, जैसे इस तरह लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोगों को लेना है कि dx, ऐसे k इक्वल टू इतना लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग log लेंगे, तो log k, तो ये होगा log dx। तो इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं इतना एडिटिव सिग्मा और log dx। तो अब हमको ये यूज करना है, तो सीधे यूज कर दिया जाता है। अब किसी को बताने से क्या फ़ायदा है, कह दिया जाता है कि ये फार्मूला के रूप में है, तो थोड़ा सा वहाँ पर मानसिकता का हनन होता है। इसलिए हर एक्टिविटी को आपके सामने पहले लाया जाता है कि देखिए अभी ये हम लोग यूज करने जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि सिलेबस का स्ट्रक्चर ऐसे ही किया गया है कि कुछ चीज़ें दिया जाए, कुछ आपको खोजना पड़े कौन चीज़ें कहाँ से आ रही है। तो आप कम खोजते हैं, मास्टर ही खोज करके बता देते हैं कि ये चीज़ यहाँ से आ रही है, इसलिए थोड़ा सा विकलांगता आ रही है लाइफ में, जीवन में विद्यार्थियों के, कि वो कम सर्च करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों में रिलेशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग जहाँ भी इस सिग्मा का लाग लेंगे तो वह लाग इसके अंदर चला जाएगा। ये अब हम लोग अगले डेरिवेशन जितने भी बचे हैं उसमें यूज होगा फार्मूला। तो यहाँ पर इसको समझाया गया। इससे पहले हम लोग इसको समझे थे स्टार्टिंग में ही कि ये क्या होगा, कैसे अप्लाई होगा, स्टारलिंग अप्रॉक्सीमेशन था। तो इसका मीनिंग क्या था, इस सिग्मा का मीनिंग क्या है, ये पहले ही बताया गया है। अब दोनों में एक दूसरे के साथ कन्वर्जन करना होगा तो क्या करेंगे, यानी हमको मल्टीप्लिकेटिव सिग्मा को एडिटिव सिग्मा में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। log एक रास्ता है कि log m इंटू एन को हम लोग log m प्लस एन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उस लिंक का यहाँ पर यूज कर दिया गया, एक रिलेशन मिल गया। अब इस रिलेशन का हम लोगों को एप्लीकेशन करना है। अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो भी पेपर में लगभग हर साल आता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, बोल्ट्जमान कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। एक कंटेंट होगा, एक टॉपिक का नाम होगा बोल्ट्जमान कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इस दुनिया में पार्टिकल कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, उनका एनर्जी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है और कैसे उनकी संख्या बढ़ेगी घटेगी किसी स्टेट में, अपर से लोअर में जाते हैं, लोअर से अपर में आते हैं। तो इसके बारे में भी बोल्ट्जमान का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। और ये लॉ भी आप लोग कहीं ना कहीं यूज किए हैं, जिसको हम लोग अब पढ़ेंगे इसके बाद और उसमें इसको यूज करेंगे। तो ये टर्म सीखेंगे। तो यहाँ पर एक ले लेंगे, इसका एंडिंग करेंगे हम लोग कि दिस इज द रिलेशन, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव सिग्मा, दोनों में ये रिलेशन होगा। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। एक टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बोल्ट्जमान कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। कैनोनिकल सिस्टम में जिसमें कंडक्शन हो सकता है इंटरनली, तो उसी को कहा जाता है कैनोनिकल सिस्टम। तो कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपस में पार्टिकल या एनर्जी का ट्रांसफ़र करा करके हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका फार्मूला क्या है। जैसे जब आप लेजर पढ़ते थे तो उसमें एक फार्मूला यूज होता था, नंबर ऑफ पार्टिकल ग्राउंड स्टेट और डेल्टा ई अपन के टी। इसी को एच न्यू लिखते थे, एच न्यू अपन के टी। प्लैंक का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इस फार्मूला को हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे। अब ये अभी तक प्रूफ नहीं है आपके कोर्स में, तो यहाँ पर प्रूफ होगा कि वेरिएशन ऑफ पार्टिकल
अब ये डेल्टा ई क्या है, एनर्जी स्टेट्स हैं, ऐसे क्वांटाइज स्टेट पढ़ते हैं आप लोग, डिस्क्रीट स्टेट पढ़ते हैं। तो इस स्टेट में पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे लोअर स्टेट पढ़े थे आप लोग कि मोर पॉपुलेटेड होता है, मोर डेंस होता है, इसकी डेंसिटी अधिक होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट साइज अधिक होते हैं, दूसरे में कम होते जाएंगे। तो इसी को हम लोग मानते थे कितना, n0, और इसमें अपर स्टेट में जो पार्टिकल होता था n, तो जैसे यही डेल्टा ई होता था, दो स्टेट के बीच का डिफरेंस, E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू, और बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, टेम्परेचर है। तो ये फार्मूला आप बहुत पहले से यूज करते आए हैं, थर्मल फिजिक्स में भी, प्लांक्स लॉ को भी डिराइव करने में, लेजर टेक्नोलॉजी को समझने में। अब टार्च जला देते हैं लेजर लाइट, तो कैसे स्टेट चेंज होता है, पार्टिकल या फोटान कितना डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसमें भी है। वही बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है, बोस पार्टिकल को समझने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। फर्मी पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेट में रहता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए कोई फंडामेंटल सोर्स चाहिए, मैथमेटिक्स या प्रैक्टिकल के रूप में चाहिए, दोनों होता है, या दोनों नहीं है तो किसी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिलता है, किसी का मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंटल, दोनों मिलता है। अब जैसे आपसे कह दिया जाए कि किरचॉफ्स लॉ को सर्किट के लिए प्रूफ कीजिए, तो आप प्रूफ नहीं करके उसको ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से उसको लाते हैं कि हाँ ये रिजल्ट सही हो रहा है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट मिल रही है। तो वहाँ पर क्यों ऐसा होता है, इसलिए होता है कि करंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन मैटर से कभी वैनिश नहीं होता है, चार्ज कंजर्व रहता है, उसको आप कहीं पर भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए जितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है उतना आगे जाएगा, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट मिलेगी। तब उसका मैथमेटिकल व्यू खोजेंगे कि डायरेक्ट हम थियरम की तरह से प्रूफ कर दें तो नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन है वो, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। तो उसी तरह से यहाँ पर आप लोग मैथमेटिकल फैक्ट से रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, ये मैथमेटिकली अभी डिराइव हो रहा है, और ये अप्लाई पहले भी हुआ है, बाद में भी होगा, ये चलता रहेगा। तो इसमें आपको पकड़ बनाना है कि आप किसी चीज़ को किस नज़र से देखते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। तो एप्लीकेशन लेवल तक पहुँचने के लिए किसी भी आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है, तब एप्लीकेशन तक आप जाते हैं, आपका जन्म सार्थक होता है कि नहीं हमने किसी चीज़ को प्राप्त किया, जो समझा उसको अप्लाई कर लिया लाइफ में। जैसे आप पढ़ते हैं तो किसी कंपटीशन को क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आपको माना जाता है कि आपने किसी चीज़ को अप्लाई करना सीख लिया और उसको प्राप्त कर लिया अप्लाई करके। तो वह मैकेनिज्म जो होता है किसी किसी लोग को ही प्राप्त होता है। तो आप जितना पढ़ेंगे उतना चीज़ों के संपर्क में जाएंगे, उतना ही चीज़ें आपके समझ में आएगी, उतना ही उसका एप्लीकेशन समझ में आने लगेगा। केवल अब वही लर्न रट करके पास होने की कोशिश करेंगे तो अब आप कितना आएगा, तो आपको पास होने की भूख लगी है तो पास हो गए, उसके बाद से कापी किताब गए कहीं दूसरी ओर, आप गए कहीं दूसरी ओर, तो उससे आप कहाँ से पहुँचेंगे उस लेवल। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगले लेक्चर में एक बड़ा टॉपिक है बोल्ट्जमान कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे और उसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो उसमें ये टर्म यूज होगा, और एस लाग एस इक्वल टू के लाग ओमेगा या डब्लू जो मिल रहा है, ये भी हम लोगों को यूज करना है। तो अगले लेक्चर में उसको हम लोग कवर करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।